नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता और सांख्यिकी संबंधी कुछ प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जो परीक्षा के लिए हमारे उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है ए बी सी का समांतर माध्य m/3 है, 1/a + 1/b बराबर -1/c है, तो a² b² c² का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए, जो चीज आपको दे रखी है वहां से आप शुरुआत करेंगे। हमें दे रखा 3 राशियों का समांतर माध्य m/3, तो जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हुए ए बी सी का माध्य m/3 है, ठीक है। और माध्य का मतलब है इन तीनों का योग a + b + c/3 बराबर क्या रहा, m/3, है ना। तीनों के योग में 3 का भाग देना, 3 से ये 3 कट गया, तो a + b + c का मान हमारा कितना बन गया सर, a + b + c का मान इक्वेशन नंबर 1 m के बराबर हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। हमें क्या चाहिए सर, a² b² c² का माध्य चाहिए। जो चीज निकालनी है मैं उसके बारे में बात करता हूं, a² b² c² का माध्य। और माध्य निकालना है या समांतर माध्य निकालना है, परीक्षणों का योग है a² + b² + c², तीनों के योग में मुझे 3 का भाग देना है। और मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि जब इस प्रकार से a² b² c² की बात आती है, मैं स्टार मार्क करके भी अभी लिख रहा हूँ। क्या निवेदन था कि भाई इसका जो मान है वो a + b + c का होल स्क्वायर हमारे द्वारा लिखा जाना चाहिए। ये ध्यान देना। ये कब होता है, ये तब होता है a² + b² + c² का मान a + b + c के होल स्क्वायर के बराबर, जब ab + bc + ca का मान उनका योग 0 के बराबर हो। और ये चीज आपको दे रखी है, देखिए स्टार मार्क को मैं यहां से लिंक कर रहा हूं। हमें दे रखा है 1/a + 1/b बराबर -1/c, ठीक है। और जब ये चीज दे रखी है आपको, पक्षांतर करने के बाद में हम यहाँ पर ए बी सी से गुणा करने की बात करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर ए बी सी से गुणा करेंगे, देखो ए कटते हुए बी सी हो गया, बी कटते हुए सी ए हो गया और सी कटते हुए ए बी हो गया। पक्षांतरण के बाद में हमारी स्थिति क्या रहेगी, ए बी + बी सी + सी ए बराबर 0 हो। और जब ए बी + बी सी + सी ए 0 हो, तो ऐसी स्थिति में a² + b² + c² क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है। और इसका जो मान है वो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। a + b + c का मान m रखने पर हमारा परिणाम m²/3, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई कौन सा लॉजिक यहां पर लगने की बात हो रही है हमारी। हमारा लॉजिक ये लगने वाला है कि ए बी + बी सी + सी ए बराबर 0 हो, तो ए बी + बी सी + सी ए 0 होने पर a² + b² + c² बराबर क्या रहेगा, a + b + c का होल स्क्वायर रहता है। इस लॉजिक को लगाते हुए इस प्रश्न को हमने हल किया है। बढ़ते हुए आगे की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य में एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। प्रयोग सिद्ध संबंध का मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है बेसिकली वह हमारा है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये आपका बेसिक रिजल्ट है। अब इसमें कुछ चेंजेस की गई है सर, कुछ मैनुकुलेट किया गए हैं। अब इसको ध्यान देना, जब मैं मैनुकुलेट करने की बात करता हूं एक एक को हम लोग देख लें। z बराबर 3m - 2x बार के बराबर होना चाहिए सर, बेसिकली आपका परिणाम ये होगा। पहले के अंदर देखिए अंतर की बात आ रही है ना, तो माध्यिका और बहुलक के अंतर की बात करना चाहता हूं। देखो ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 बाय 1 आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो माध्यिका और बहुलक की बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पर z - m करता हूं, देखो माध्यिका को घटाता हूं तो इधर से माध्यिका घट जाती है और माध्यिका घटने पर 2m - 2x बार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, z - m बराबर 2m - x बार, ठीक है। तो माध्य, ये जो चीज रही माध्य प्लस बहुलक, तो ये किसी स्थिति में नहीं आ रहा है सर, माध्य और बहुलक का योग, ठीक है, ये आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है। और नहीं तो एक काम करें कि इस ऑप्शन को आप जो है इनको सॉल्व कर लो, भाई आपका जो रिजल्ट है इस स्थिति में आना चाहिए सर, ठीक है। तो बहुलक और माध्य की बात करेंगे तो 3 का रिजल्ट आएगा,
वहां से बहुलक और माध्यिका की बात करेंगे तो 2 की बात होगी, बहुलक और माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका माध्य। मैं समझता हूं ऑप्शन नंबर डी आपका जो रिजल्ट रहने वाला है। तो ये जो पहला वाला है ये माध्यिका माइनस बहुलक। देखिए अब मैं इसका क्रम अगर बदलता हूं तो माध्यिका माइनस बहुलक की बात करूंगा, बराबर में 2 m माइनस एक्स बार की बात होगी, और 2 का पक्षांतर करने पर ये तो परिणाम बना 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। देखो 2 का पक्षांतरण 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर m माइनस एक्स बार। तो ये ऑप्शन नंबर ए का ये राइट हैंड साइड तो बन रहा है 1/2 m माइनस जेड, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड साइड m माइनस एक्स बार है, माध्यिका माइनस माध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनता है सर, ये ध्यान दीजिए। मैं ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करने की बात करता हूं। देखिए यहां पर भी माध्यिका माइनस बहुलक की बात हो रही है और ये ऑलरेडी हो चुका है सर, क्योंकि जब हमने माध्यिका में से बहुलक की बात की तो देखो अब ये ऑप्शन नंबर डी का राइट हैंड साइड है। देखो यहां पर ये 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ये राइट हैंड साइड जो है ऑप्शन डी का है। और ऑप्शन नंबर डी का ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी का लेफ्ट हैंड साइड भी तो यहां पर देखिए m माइनस जेड हमने किया और इधर से क्रम यहां पर बदलना है सर, क्योंकि इधर जब क्रम बदला ना m माइनस जेड किया तो ये 2 और ये x बार माइनस m रहा, 2 का भाग देने पर यह x बार माइनस m रहा। तो ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया ऑप्शन नंबर डी का, ध्यान दीजिए। तो x बार यानी माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा। हम लोगों ने माध्यिका और बहुलक के अंतर की बात की। देखिए अब क्यों की हमने ये बात, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो माध्यिका माइनस बहुलक की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो जब चारों के राइट हैंड साइड माध्यिका माइनस बहुलक की बात कर रहे हैं तो मैंने इसी फॉर्म के अंदर अपने प्रश्न को कन्वर्ट करने का प्रयास किया। हमारा बेसिक रिजल्ट बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें से माध्यिका घटाने पर हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में ये आया, लेकिन माध्यिका माइनस बहुलक करना था इसलिए क्रम मैंने बदल दिया। क्रम बदलने पर दोनों तरफ का क्रम बदला गया, 2 का भाग देने पर ये राइट हैंड साइड तो सभी ऑप्शन के मुझे मिल गए। अब सभी का लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, तो माध्य और बहुलक का योग ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है सर। माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस ये माध्यिका है तो ऑप्शन नंबर बी का लेफ्ट भी नहीं मिल रहा है आपका, बहुलक माइनस माध्य ये भी नहीं मिल रहा है, और माध्य माइनस माध्यिका लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि राइट हैंड साइड के हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया और ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। यदि n संख्याओं का माध्य x बार है, प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए जब मैं बात कर रहा हूं n संख्याओं का माध्य x बार, n संख्याओं का माध्य जो है वो x बार है, तो n संख्याओं का योग क्या हो गया, n संख्याओं का योग, इनका आपस में गुणा करने पर n x बार हो गया, ठीक है। उसके बाद n-1 संख्याओं का योग, n-1 संख्याओं का योग प्रश्न ने कहा लैम्डा है, तो मुझे बताइए अगर n संख्याओं का योग आपके पास में है, n-1 संख्याओं का योग आपके पास में है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ, अंतिम संख्या क्या रही, अंतिम संख्या जो रही इनको आपस में घटाते हुए n x बार माइनस लैम्डा, ये आपके प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा। चलें आगे की तरफ बढ़ते हुए, हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है। ध्यान दीजिए भाई हमारे पास में जो अनुपात है माध्य x बार माध्यिका m, उनका अनुपात क्या है, 2:3 है। इसका मतलब अगर x बार को मुझे मानना है तो 2 के अनुसार मुझे 2x, और माध्यिका को अगर मुझे मानना है तो 3 के अनुसार 3x मुझे मानना पड़ेगा। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो चलिए बहुलक निकाल देता हूं। अभी बहुलक के लिए फॉर्मूला था हमारा 3m माइनस 2x बार, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका का मतलब 3x माइनस 2 माध्य का मतलब है 2x, कुल मिलाकर 3 और 3 का गुणा 9, 9x में से 4x चला गया तो z कितना हो गया सर, 5x के बराबर हो गया। चलिए अब अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। हमारा प्रश्न कहता है बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या है। बहुलक z और माध्यिका m का अनुपात, z का मतलब है 5x और m माध्यिका आपकी है 3x,
चलिए इसको जब x x काट लेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा, 5:3। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगला प्रश्न देखें क्या है। किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका आपके पास में है, मुझे बहुलक को गणना करनी है, तो सीधा माध्य माध्यिका और बहुलक का जो फॉर्मूला है, उनके बीच का रिलेशन है, उसको आप अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर बहुलक के लिए z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य की बात होगी। तो 3 माध्यिका कितनी है 28 माइनस 2 माध्य कितना है, माध्य है 30। 28 का 3 से गुणा 84 है ना, 3 8 24 हासिल 2 6 और 2 8, 30 और 2 का गुणा हो गया 60 और आपका रिजल्ट क्या रहा सर, हमारा परिणाम रहा 24। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हुए, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहा जाता है। मुद्रित लिपियां, ठीक है ना, यानी छपी हुई प्रकाशित आंकड़ों की बात हो रही है, और प्रकाशित आंकड़ों को हमें क्या कहा जाता है सर, द्वितीयक आंकड़े कहे जाते हैं। जो आंकड़े किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा घर घर जाकर के अपने स्तर पर अनुसूची भर करके, प्रश्नावली पूछ करके जो एकत्र किए जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। लेकिन जो प्रकाशित हो गया, मुद्रित हो गया, वह आंकड़ा आपका द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। दो धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा है, x और y का समांतर माध्य 29.5 है। ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न कह रहा है x और y का माध्य जो है प्रश्न के हिसाब से 29.5 है। तीसरी संख्या z को भी शामिल कर दिया जाए तो संयुक्त माध्य 20.5 हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है x y और z को शामिल करने पर x y z का माध्य कितना हुआ, यह हुआ 20.5। तीसरी संख्या कितनी है, तो चलिए सर 29.5 का मुझे किससे गुणा करना है, 29.5 का मुझे केवल 2 से गुणा करना है, क्योंकि 29.5 माध्य है और केवल दो संख्याओं x और y का है, इसलिए 2 का गुणा किया, 29 दूना 58 और एक 59.0, ये x प्लस y का मान हो गया। इसी क्रम में ये 20.5 भी हमारा माध्य है। कितनों का माध्य है, इसमें z शामिल हो गया, 3 संख्याएं थी, तो 20 या 60 और 61.5 हो गया। इसमें x प्लस y प्लस z हो गया सर। ठीक है, तो मुझे बताइए z का मान चाहिए, तीसरी संख्या, इनको घटा दें सर, 3 के योग में से 2 का योग कम कर दें तो 59 के बाद 60 61 2.5, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, किसी माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। देखिए चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो वो माध्य पर होता है। ठीक है ना, और दूसरी बात कर रहा हूं मैं, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव की बात करते हैं। न्यूनतम प्रभाव होता है, वह होता है माध्यिका और बहुलक पर। माध्यिका और बहुलक, प्रश्न हमारा कह रहा है कि न्यूनतम प्रभाव किस पर होगा। तो देखिए माध्यिका और बहुलक में से हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी के रूप में बहुलक दे रखा है, तो अपना उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, हमारा अगला प्रश्न है ओगिव या ओजाइव वक्र की बात करते हैं। संचयी बारंबारता वक्र की बात हो रही है। बिंदुओं को किसके सापेक्ष प्लॉट किया जाता है। अब जब आप बात कर रहे हैं कि जो संचयी बारंबारता वक्र होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स अक्ष के ऊपर यहां पर प्रेक्षण हुआ करते हैं, प्रेक्षण कहें या यहां पर चर कहते हैं, और y अक्ष के ऊपर यहां पर संचयी बारंबारता होती है। तो कुल मिलाकर के जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जैसे से कम की बात करें तो इस प्रकार का जो हमारा ग्राफ बनता है किसके बीच में है, प्रेक्षणों और चरों के साथ में, CF यानी संचयी बारंबारता के साथ में है। तो ओगिव जो है वह बिंदुओं को किसके लिए प्लॉट किया जाता है, चर के मान और संचयी आवृत्तियों के। भाई बारंबारता कहें आवृत्ति कहें एक ही बात है, ठीक है ना। तो चर होगा एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में यहां पर संचयी बारंबारता, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका किसकी बराबर है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर,
हम लोगों ने पढ़ा है सममित बंटन के लिए, ध्यान दीजिए, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं तब हम लोग उसको सममित बंटन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए यहां पर, ठीक है, बहुलक और माध्यिका किसके बराबर होगा सर, ये अपना आंसर की बात करते हैं। और जब बहुलक और माध्यिका की बात करते हैं हम लोग, तो चूंकि ये तीनों चीजें कैसी है, बराबर बराबर है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो सममित बंटन की बात करें, इस बंटन के लिए दूसरा नाम हमारा जो है प्रसामान्य बंटन भी होता है, प्रसामान्य बंटन, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, सममित बंटन की बात कर सकते हैं, तीनों के मान आपस में बराबर होंगे। जब तीनों आपस में बराबर है तो माध्यिका बहुलक बराबर होगा, बहुलक और माध्यिक घटाने पर अपना उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए, निम्नांकित बंटन की अगर माध्यिका 14.4 है और कुल बारंबारता 20 है तो x और y के बीच का संबंध क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में माध्यिका का पूरा प्रोसेस मुझे अडॉप्ट करना है। देखिए सर, वर्ग है, माध्यिका के प्रोसेस की बात कर रहा हूं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी आपके पास में है 4 है, x है 5, y और 1 है। अब हम लोग बात करने वाले हैं CF की। भाई माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है, तो 4 का 4, 4 में x जोड़ने पर 4 प्लस x होगा, 5 जोड़ने पर 9 प्लस x रहेगा आपका, y जोड़ने पर 9 प्लस x प्लस y हो गया, और 1 जोड़ने पर 10 प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है। अब आपका प्रश्न कह रहा है कुल बारंबारता 20 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल बारंबारता बराबर 20, ठीक है ना। तो कुल बारंबारता का मतलब हुआ 10 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 20 है। 10 का पक्षांतर घटाने पर x प्लस वाई 10 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ठीक है ना। तो x और y का योग 10 के बराबर रहेगा। नंबर 1 स्थिति ये हुई। अब आपका प्रश्न कह रहा है माध्यिका 14.4 है, और चूंकि माध्यिका आपके पास में है तो 14.4 कहाँ है, तो ये जो वर्ग रहेगा, क्योंकि हमने बात की है कि अपना आंसर जो माध्यिका वर्ग होता है उसके बाहर नहीं होगा, और 14.4 जो है वो 12 से 18 के बीच के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि चूंकि माध्यिका जो है आपकी 14.4 है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग क्या रहने वाला है, इसलिए माध्यिका वर्ग 12 से 18 रहने वाला है, एक बात। और यहां पर n/2, चूंकि बारंबारताओं का योग 20 है तो 20/2 आपका 10 रहने वाला है। चलिए सर, अब मैं बात करूंगा माध्यिका के फॉर्मूले की। माध्यिका 14.4 है। माध्यिका के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H बराबर 14.4। L लोअर लिमिट आपका दिमाग में आना चाहिए कि माध्यिका वर्ग चूंकि 12 से 18 है तो लोअर लिमिट L 12 हो गया। n/2 10 के बराबर है। CF इसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता से रही, तो ये रही आपकी 4 प्लस एक्स। CF का मान हो गया 4 प्लस एक्स। F का मान इस बॉक्स के अंदर 5, और H वर्ग परास है। 12 और 18 का जो गैप है वो 6 का बनता है, तो ये 6 बराबर 14.4 यहां से सॉल्व करेंगे, और इसके माध्यम से हम लोग x का मान पहले ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला काम 12 का पक्षांतर करता हूं, और जैसे ही 12 उधर गया 14.4 में से घटेगा, तो ये रिजल्ट क्या रहा सर, 10 माइनस 4 माइनस एक्स, ये कोष्टक खोल दिया, बटे में 5, या ऊपर लिख देते हैं इसको, यहां पर लिख लें, तो ये रहा सर 10 माइनस 4 माइनस एक्स बटा 5 बराबर में 12 घटाने पर 2.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो ये परिणाम रहा 6 माइनस एक्स, 10 में 4 गया 6 माइनस एक्स बराबर 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 के बराबर रहा। यहाँ पर x उधर गया प्लस का हो गया, 12 इधर आ गया घट गया। सर ये कुछ गड़बड़ हो रही है सर, है ना। 12 यहाँ पर
भाई ये जो रिजल्ट क्यों बड़ा हो गया सर, इसको देखो आप, क्योंकि ये जो परिणाम है वो x का मान तो नेगेटिव रिजल्ट के रूप में आ रहा है, और जबकि x का मान पॉजिटिव के रूप में आना चाहिए सर। 10 माइनस सी एफ 4 प्लस एक्स बटा एफ 5 गुणा एच 6। अच्छा ये 6 का गुणा कहाँ किया हम लोगों ने, ठीक है, एक काम, ये 6 का गुणा हम लोग चूक गए हैं सर। 10 माइनस ये 12 का भी पक्षांतर किया सर, 10 माइनस 4 माइनस एक्स बटा 5, और ये 6 का गुणा भी है, 6 हम लोग छोड़ गए थे, बराबर में ये रहा सर 2.4। अब गौर कीजिए, ये 10 में से 4 गया, 6 और 6 का गुणा हो रहा है 36, माइनस में 6x बराबर इनका गुणा, 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 10 और 2 12 हो गया। चलें इधर की ओर जाने पर 6x पॉजिटिव हो गया, 12 इधर आकर घटेगा तो 36 में से 12 गया तो 24 हो गया सर, ठीक है, और इसलिए x का मान आपका 4 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर x का मान 4 है तो y का मान कितना हो गया, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से x बराबर 4 होने पर y का मान 6 हो गया, तो x और y के मान हमारे पास में आ गए। लेकिन अब अपना प्रश्न जो है x और y के मानों से भी आगे बढ़ता है, x y में संबंध की बात करता है। तो अब देखो 1 बाय 1 ऑप्शन की बात करना है। मैं यहाँ तक एक बार वापस से बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहला काम, भाई आपका जो प्रश्न है कुल बारंबारताओं की बात करता है, तो बारंबारताओं को जोड़ने पर जो CF आएगा, ये वाला जो मान है 10 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 20 के बराबर होते हुए x प्लस वाई 10 के बराबर हो गया। पहला रिजल्ट ये आएगा। नंबर दूसरी बात, माध्यिका 14.4 दे रखी है, तो माध्यिका वर्ग 12 से 18 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका वर्ग में ही आपका उत्तर होता है, तो 14.4 12 से 18 के बीच में हो रहा है, तो L का मान 12 हो गया, फॉर्मूले के अंदर हमने रख दिया। n/2 कुल बारंबारताओं में 2 का भाग देने पर 10, CF संचयी बारंबारता पूर्व वाले वर्ग की x प्लस 4 रहा, और f का मान बारंबारता जो रही वो 5 के बराबर रही, और इसी प्रकार से h आपका 6, और इस प्रकार से इसको सॉल्व किया। x का मान पहले आया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान आया। आगे बढ़ते हुए जब x और y के मान आ चुके हैं हमारे पास में, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, 1 बाय 1 ऑप्शन को देखने वाले हैं। 2x 4 का 2 से गुणा कितना रहा है 8, 3y 6 का 3 से गुणा 18, 8 18 के बराबर नहीं होता है। 3x की बात करेंगे तो 3x, x का मान 4 का 3 से गुणा 12, और 2y 6 का 2 से गुणा 12। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। 3x बराबर 2y, यानी x और y के मान भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न में, और x और y के मान के आधार पर उनका संबंध भी पूछ लिया गया। क्योंकि आगे देख रहे हैं x बराबर y, ये भी नजर नहीं आ रहा है आपको, और 2x यानी x का डबल 8 6 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हुए 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 संगठित किया गया। 10 संख्याएं थी, समांतर माध्य 7.6। बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 गलती से 3 पढ़ ली गई थी, सही माध्य क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, 10 का 7.6 से सबसे पहले गुणा करेंगे, कितना बनेगा 76। 76 से स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न के अंदर बात की, भाई मैंने यहाँ पर क्या किया था, पिछला प्रश्न हल करते समय 6 लिखना भूल गया था। फिर मैंने क्या किया कि जब गलती का पता लगा तो उस गलती को वहां से रिमूव किया, उसको हटाया, और सही आंकड़े वहां पर प्रतिस्थापित किए। तो ठीक ठीक वही काम हमको करना है कि जो गलती हो गई उस गलती को वहां से हटाना है, सही आंकड़ा क्या है उसको लिखना है। प्रश्न कह रहा है संख्या 8 गलती से 3 पढ़ ली गई थी, यानी कहने का मतलब 8 के स्थान पर 3 लिख दिया गया था। सही आंकड़ा क्या लिखना था, 8 लिखना था, तो 8 को लिखना है, जोड़ना है, और जो गलती हो गई थी 3 पढ़ लिया था, 3 लिख लिया था, उसको वहां से घटाना है। तो ये प्राप्तांकों का या संख्याओं का सही योग होगा। चलिए देखते हैं 5 81 ये आपका हो गया, और हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सही माध्यम राशियों का योग, जो सही योग 81 हो गया, उसमें राशियों की संख्या 10 का भाग देते हुए हमारा आंसर रहा 8.1। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किलोग्राम है। देखिए कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 है, और उनका माध्य है ना, मीन वेट 60 किलोग्राम है। लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 55 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए इसको आपको मिश्रण के आधार पर हल करना चाहिए। बॉयज और गर्ल्स इस प्रकार के 2 कॉलम हो गए। लड़कों के लिए भार जो एवरेज है या माध्य है 70 किलोग्राम, लड़कियों के लिए 55 किलोग्राम हो गया। दोनों का विद्यार्थी जब पढ़ते हैं
तो विद्यार्थियों के लिए माध्य भार 60 जो उसके बीच में रखना है, हमें तिरछा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। ऐसा करते हुए देखिए 5 10 और ये जो है आपका अनुपात बन करके आ गया है 1:2 के रूप में। वापस ध्यान दीजिए सर, जो माध्य है विद्यार्थियों का 60 वो बीच में रखना है, लड़कों के लिए 70, लड़कियों के लिए 55, तिरछा आपको घटाना है सर। 70 और 60 का डिफरेंस 10, 60 और 55 का डिफरेंस हमारा 5 बना। 5 और 10 को सरल करने पर 1 2 लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो गया। प्रश्न कह रहा है लड़के कितने हैं, तो मुझे बताइए 150 किसके बराबर हो गया, 150 3 के बराबर हो गया, ठीक है। और लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए लड़कों का अनुपात 1 से गुणा कर दें, तो 3 के पहाड़े से इसको काट लेते हैं 50 बार, और हमारा आंसर क्या रहा सर 50। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। पासा कितनी बार फेंका गया, 3 बार। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब जब 3 बार फेंका गया तो कुल घटनाएं आपकी 216 हुई। पहले तो ये ध्यान देना, 3 बार फेंकने पर पासे के लिए कुल घटनाएं 6 6 और 6 का गुणा 216 हो गई। अब इन 216 में से मैं अनुकूल घटनाओं को ढूंढना चाहता हूं, और अनुकूल घटनाएं क्या हो गई, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त हो। प्रत्येक बार का मतलब होगा, देखिए एक संभावना 1 2 3, यानी पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार उससे बड़ा, तीसरी बार उससे बड़ा आया। ऐसा भी हो सकता था 1 2 और 4 हो सकता था, 1 2 और 5 हो सकता था, इसी प्रकार से 1 2 और 6 हो सकता था। हर बार बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो रही है, समझ गए बात को। इसी क्रम में ऐसा हो सकता था 1 के साथ में 3 और उससे बड़ी संख्या 4, 1 3 बड़ी संख्या 5, 1 3 और 3 से बड़ी संख्या के रूप में 6, 1 4 उससे बड़ी संख्या 5 और 1 4 उससे भी बड़ी संख्या 6, और आगे बढ़ते हुए 1 5 6। यानी इस प्रकार से हर बार बड़ी संख्या के कितने समूह बनेंगे ये आपको लिखने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। 2 रखने पर 2 3 के बाद 4, 2 3 पर नेक्स्ट 5 हो जाएगा, 2 को फिक्स कर चुका हूं, 2 3 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हुए 2 4 के साथ में 5, 2 4 के साथ में 6, और आगे बढ़ते हुए 2 5 6, ठीक है ना। तो इस सब कुछ आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए। नेक्स्ट 3 के साथ में 3 4 5, 3 4 6, 3 5 6 और एक रहेगा सर 4 5 6। देखिए इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनती है, तो अनुकूल घटनाओं की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 आपकी अनुकूल घटनाएं हो गई, ठीक है जी। तो अब अपना प्रश्न का आंसर क्या रहा, प्रोबेबिलिटी अनुकूल घटनाएं 20, कुल घटनाएं 216। जब मैं इसको हल करता हूं, देखिए 4 के पहाड़े से काट लेंगे तो 4 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, 4 के पहाड़े से 4 पंजा 20, 4 चौक 16, 5/54, ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा ना। एक अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है हर बार पिछली बार जो नंबर आया उससे बड़ा नंबर आए, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा भाई किस प्रकार से आए। तो मैंने कहा कि 1 2 और 3 है, फिर 1 2 को फिक्स करते हुए 3 से आगे बढ़ते हुए 4, फिर 5, फिर 6, 1 3 को फिक्स करते हुए, यानी कि आपका जो अंक लिखे जा रहे हैं पासों पर वो एक आरोही क्रम में लिखे गए। तो ऐसी 20 संभावना आपकी बनेगी। तो 5/54 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हुए एक थैले में 15 लाल गेंदे हैं और कुछ हरी गेंदे हैं। देखिए लाल गेंदों की संख्या 15 है और कुछ का मतलब यहां पर मान लेता हूं कुछ का अभिप्राय x हरी गेंदे हैं, ठीक है ना। एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तो हरी गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, हरी गेंद को निकालने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। जब हम बात करते हैं कि लाल गेंद हमारी 15, हमारे लिए हरी गेंद जो है वो x है, तो हरी गेंद जब निकाली गई तो उसकी अनुकूल घटनाएं हरी की संख्या x है बटा कुल घटनाएं इन दोनों को जोड़ते हुए 15 + x बराबर 1/6। चलिए इसको हल कर लेते हैं। वज्र गुना करते हुए x का मान निकाल दिया, 6x बराबर 15 + x, x को इधर लेना है, घटाना है, 5x बराबर 15, और इसलिए x का मान कितना बना,
x का मान 3 बन गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, 2 पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता क्या है। जब 2 पासे फेंके गए तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है अंकों के योग के लिए। ठीक है, यहां पर अंकों का योग और उसके लिए अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। और जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो कम से कम हमारा अंकों का योग 2 रहेगा। पहले पासे पर अंक 1 और दूसरे पर 1, तो 1 + 1 2 से कम नहीं हो सकता। तो अंकों के योग में 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अधिक से अधिक 12, ये अंकों का योग रहेगा। 6 + 6 मैक्सिमम 12 और कम से कम 1 + 1 2। और इसके लिए मैंने कहा अनुकूल घटनाओं के लिए आपको केवल गिनती लिखनी है, 1 आगे 1 पीछे, 2 आगे लिखोगे 2 पीछे लिखोगे, 3 आगे 3 पीछे, इसी क्रम में 4 आगे 4 पीछे, 5 आगे 5 पीछे और बीच में हो गया 6। प्रश्न कह रहा है 7 या 11 आने की प्रायिकता। तो 7 का मतलब तो घटनाएं 6 अनुकूल घटनाएं और 11 आने के लिए हमारी अनुकूल घटनाएं 2। तो हमारा आंसर क्या रहा सर? हमारा उत्तर रहेगा 6 + 2 बटा 2 पासे फेंकने पर कुल घटनाएं 6 छंग 36 होती है। तो 8 बट्टा 36, 4 के पहाड़े से काटने पर 2 बट्टा 9, ये हमारा आंसर होगा। वापस ध्यान देना, जब 2 पासे फेंके जा रहे हैं, 2 पासों को फेंकने के लिए कुल घटनाएं 6 × 6 36, जिसका कि भाग मुझे देना है और मैंने यहां पर 36 का भाग दिया है। और अनुकूल घटनाएं 7 अंक का आना, 6 बार उसकी संभावना है। अंक पासों पर प्राप्त अंकों का योग 11 आना, उसकी 2 संभावना बनी। तो 6 + 2 8 अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं 36, भाग लगाते हुए 2 बटा 9। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल जाता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता बेगम होगा। अब देखिए सर, 52 पत्ते हैं आपके पास में और एक ही पत्ते को आप निकालने की बात कर रहे हैं और उसके बेगम होने की आप बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है सर? अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब मुझे बताइए क्या आना चाहिए सर? है ना, क्वीन आनी चाहिए, बेगम आनी चाहिए। और ताश के 52 पत्तों में से बेगम कितनी है? 4 बेगम है। और कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। जब मैं इसको काट लेता हूं, 4 का पहाड़ा बोल देते हैं, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? 1 बटा 13। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सच बोलता है। 4 बार वो बोलेगा तो उसमें से 3 बार सच बोलेगा। ठीक है, वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या 6 है। पासा का उछाला और उसने ये कहा कि 6 है। अब हो सकता है कि उसने सच कहा हो कि 6 आ गया, उसने झूठ कहा हो, है ना, कि आया 5 था लेकिन कह दिया आपको 6 है। प्रश्न कह रहा है पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का हमारा प्रश्न है। ठीक है ना। और किस प्रकार से आप रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं? भाई देखो, यहां पर जो घटना है उसका रिजल्ट है संख्या 6 आया, समझ गए ना। तो इसका मतलब 6 आना ऐसा कहा गया। तो कुल घटनाओं के अंदर किस प्रकार से कहा जाएगा सर? देखिए 6 आना पासे पर, है ना, पासा फेंक रहे हैं, पासे पर 6 आना कॉमा 6 कहना, एक स्थिति। दूसरी स्थिति होगी पासे पर 6 नहीं आना और उसके साथ में 6 कह देना उसके द्वारा। ठीक है, अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये जो घटना है वो सत्य बोलने की हम बात कर रहे हैं। अगर पी ए सत्य बोलने घटना है तो प्रश्न कह रहा है कि जो 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो पी ए सच बोलने के लिए 4 में से 3 बार सच बोलता है। और पी ए बार की बात अगर मैं करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी झूठ बोलने की हम बात कर रहे हैं, तो 1 - 3/4 बराबर 1/4। देखिए हम कह रहे हैं पासे पर 6 आना और 6 कहना, इसका मतलब है सच बोलना।
भाई 6 आया और 6 कहा उसने, सच बोल गया। 6 नहीं आना और 6 कहना, इसका मतलब क्या हो गया सर, झूठ बोलने की बात हमारी हो रही है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है अनुकूल घटना क्या है, आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो हमारे लिए अनुकूल घटनाएं ये है 6 आने के बाद 6 कहना। ठीक है, पासे पर 6 आना और 6 कहना, चलिए इसका परिणाम जो भी होगा वो अपना रिजल्ट होगा। पासे पर 6 आना, उसके लिए संभावना 1/6 और 6 कहना यानी सच बोलना 6 आने पर 3/4। देखिए 6 आना और 6 कहना सच बोलना 3/4 प्लस 6 नहीं आना 5/6 और 6 कहना यानी झूठ बोलने के लिए 1/4। चलिए ऊपर अंश के अंदर गुणा करने पर 3/6 चौका 24 हो गया, हर में 3 और 5 8/24 हो गया। 24 से 24 काटते हुए हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, 3/8। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का आपका ये प्रश्न है। बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यदि किसी घटना के होने के m ढंग है और न होने के n ढंग है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। देखिए घटना का घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो होती है वह अनुकूल घटना बटा कुल घटना होती है। अनुकूल घटना बटा कुल घटना, और अनुकूल घटनाओं का मतलब है अनुकूल घटनाओं की संख्या से, और कुल घटनाओं का मतलब है ना जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है घटना का होना, m प्रकार से घटना घटित हो सकती है और घटित नहीं होना उसके लिए n प्रकार हो सकते हैं। और प्रश्न है घटना का घटित होना, तो अनुकूल घटनाएं तो m है और कुल घटनाओं का मतलब यहाँ पर m+n से रहेगा, क्योंकि घटना का घटित होना भी है और घटना का घटित नहीं भी होना है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिलने पर कुल की बात होगी, तो m ढंग से घटना का घटित होना और n ढंग से घटना घटित नहीं होना, तो कुल घटनाएं m+n और उसमें से अनुकूल घटना यानी घटना का घटित होना जो कि m, तो m/m+n, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर। बढ़ते हुए आगे की ओर, यादृच्छिक रूप से चयनित एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब किससे हुआ सर, अधिवर्ष का अभिप्राय होता है लीप ईयर, लीप वर्ष यानी एक ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हुआ करते हैं। मैं इस बात की क्या संभावना है कि 53 रविवार होंगे। चलिए सर इसको देखना है, भाई आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि जो लीप वर्ष है या अधिवर्ष है वो 366 दिन का हुआ करता है। इन 366 दिन में जब आप देखते हैं तो उसमें 52 सप्ताह पूरे होते हैं और उसके साथ में 2 दिन अलग से होते हैं, है ना। तो 52 सप्ताह का मतलब है 52 बार सोमवार, 52 बार रविवार, 52 बार मंगलवार, यानी सभी वार 52 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो 52 से कम कोई वार होगा नहीं और हमारा सारा खेल इन 2 दिनों के ऊपर खेलना होगा हमें। जब प्रश्न कह रहा है 53वां रविवार, और 53वां रविवार होने का मतलब है कि जो 2 दिनों की संभावना है उसमें रविवार का आना, तो 53वां होगा। और अगर इस 2 दिन की संभावना में रविवार नहीं आता है तो 52 रविवार होंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 दिन की अनुकूल कुल घटनाएं, है ना, अनुकूल नहीं है, 2 दिन की कुल घटनाएं। देखिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ये आपके 2 दिन की घटनाएं हो गई कि इस प्रकार से 2-2 के समूह में दिन हमारे हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं 53 रविवार, और 53 रविवार का मतलब 53 संख्या कब होगी, जब रविवार आना होगा। ठीक है, और जब रविवार आएगा तो इसका मतलब देखिए एक ये संभावना हो सकती है हमारी संडे और मंडे के कॉम्बिनेशन के रूप में, और एक ये संभावना हो सकती है। तो हमारे लिए क्या रहा, 2 संभावनाएं जिसमें रविवार आता है और कुल 7 संभावनाएं। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 संभावनाएं, ये आपका रिजल्ट रहा 2/7, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, एक पासा जिसके 6 फलक पर 1 से 6 अंक डाले गए हैं, एक बार फेंका गया, 2 अंक आने की क्या प्रायिकता है। देखिए पासा जब फेंका गया
तो आपकी प्रोबेबिलिटी अंक 2 का आना, अंक 2 केवल एक स्थान पर लिखा है और कुल घटनाएं आपकी 6 हैं, तो 1/6 ये आपकी प्रायिकता हो गई पासे पर अंक 2 आना 1/6। यदि 2 पासे एक साथ फेंके गए तो उन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 8 होना। देखिए संख्याओं का योग 8 नहीं है, कम से कम 8 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की पासे पर प्राप्त अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग और उसके लिए अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स। तो जब अंकों के योग की बात करेंगे तो अंकों का योग मिनिमम 2 होगा, 2, 3, 4, 5 है ना, इस प्रकार से 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पर बात करते हैं घटनाओं के अंदर, एक आगे एक पीछे रहने वाला है सर, 2 आगे 2 पीछे, 3 आगे 3 पीछे, इसी क्रम में 4 आगे 4 पीछे, 5 आगे 5 पीछे और 6 बीच में। ठीक है, ये आपकी अनुकूल घटना हो गई। अब हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? कम से कम 8 आने की प्रायिकता। तो कम से कम 8 का मतलब ये 8, ठीक है, कम से कम का मतलब 8 या 8 से अधिक से बात हो गई, तो 8 या फिर 8 से अधिक वाले ये सारे के सारे परिणाम हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा फेवरेबल इवेंट्स के रूप में 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15, तो 15 बटा, ठीक है, कितना हो गया टोटल 36, 3 के पहाड़ से काटते हुए 5, 3 के पहाड़ से काटते हुए 12, तो 5/12 ये हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एक कलश में 3 सफेद और 2 काले रंग की गेंदें हैं, दूसरे कलश के अंदर 5 सफेद और 3 काले रंग की गेंदें हैं। यदि एक यादृच्छिक विधि से किसी एक कलश का चयन किया गया और उसमें से एक गेंद निकाली गई तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है? तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपका प्रश्न बनता है, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार से बनता है भाई। हमारा जो प्रश्न है, 2 कलश हैं आपके पास में, ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये कलश ए हो गया, ये दूसरा कलश बी हो गया। कलश ए में 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, कलश बी के अंदर 5 सफेद हैं और उसके साथ ही अंदर 3 काली गेंदें हैं। प्रश्न कह रहा है गेंद का सिलेक्शन किया गया और सफेद होने की प्रायिकता क्या हुई, सफेद किस प्रकार से आई। तो अब आप जाते ही गेंद नहीं उठाएंगे, आप जब जा रहे हैं तो पहले आप कलश के सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि गेंद उठाना है, कहां से उठाऊं, किस में से उठाऊं। यानी पहले आप कलश का चयन कर रहे हैं और कलश का चयन होने के बाद उसमें से गेंद निकालने की बात आप करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, देखिए पहले कलश का चयन कॉमा उसमें से सफेद गेंद या यानी प्लस का निशान, दूसरे कलश का चयन, और दूसरे कलश का चयन हो जाए उसके बाद उसमें से सफेद गेंद हो, ठीक है ना। चलिए पहले कलश के चयन की जब बात करते हैं तो कलश समप्रायिक घटनाएं हैं, आप चाहे तो पहला कलश आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा कलश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1/2 और पहले में से सफेद गेंद का निकलना, सफेद गेंदें 3 है, कुल गेंदें 5 है, प्लस दूसरे कलश का चयन भी 1/2। अब इसमें सफेद गेंद निकलना, सफेद गेंदें 5 है और कुल गेंदें 8 हैं। और जब मैं इसको हल करता हूं देखिए सर, तो ये 3/10 रहा सर आपका एक, प्लस में 5/16 रहा। एलसीएम लेना चाहिए मुझे, 80 आपका एलसीएम होगा। 10 का भाग गया 8 बार, 8 का 3 से गुणा 24 हुआ। 16 का भाग गया 5 बार, 5 का 5 से गुणा 25 हुआ। और जब मैं इसको जोड़ता हूं तो 24 25 49/80 ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी किस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ए आपके पास में है, पी बी आपके पास में है, पी ए यूनियन बी है, पी ए बटा बी का मान मुझे चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा सर, मुझे आपके दिमाग में आना चाहिए कि पी ए बटा बी यानी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करती है। इसका अभिप्राय होता है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी पहले से घटित हो चुकी हो। इसका मीनिंग होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के रूप में इसका मान हुआ करता है, ठीक है ना। लेकिन अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में नहीं है, तो सबसे पहला काम
प्रायिकता के योग प्रमेय की बात मुझे करनी होगी। और प्रायिकता का जो योग प्रमेय है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो ये कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी आपका 1/2 हुआ, पी ए का मान 1/3 हुआ, पी बी 1/4 हुआ, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। चलिए पक्षांतर करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में लेते हुए 1/2 को हम लोग राइट में लेते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। सॉल्व करना है मुझे इसको। 3, 4 और 2 इनके लसपा की बात करनी है, तो ये लसपा के रूप में 12 आ गया। 3 का भाग गया 4 बार, 4 का भाग गया 3 बार, 2 का भाग गया 6 बार, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12 हो गया। तो पहला प्रायिकता का योग प्रमेय से पी ए इंटरसेक्शन बी लगाना, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हमको बात करनी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ये रहेगा 1/12, पी बी 1/4। चलिए सर भाग उलट गुणा की बात करते हैं। 4/1, 4 के पहाड़े से 12 कट जाएगा 3 बार, और ये परिणाम रहा हमारा 1/3। ये आपका उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए एक विद्यार्थी के सांख्यिकी में सफल होने की प्रायिकता 0.6 है, ठीक है, और उसके गणित में सफल होने की प्रायिकता 0.5 है। विद्यार्थी के दोनों विषयों में से केवल एक विषय में सफल होने की प्रायिकता क्या है। देखो विद्यार्थी का प्रश्न कह रहा है दोनों विषय में से केवल एक विषय में सफल हो, उसकी प्रायिकता क्या रहेगी। एक ही विषय में सफल होना, इसका मतलब क्या है कि पहले विषय में सफल हो लेकिन दूसरे में असफल हो, या फिर क्या हो, पहले में असफल हो और दूसरे में सफल हो। एक विषय में असफल होने का मतलब यह है। देखिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की बात कर रहा है, 0.60 की बात हो रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, 0.50 की बात कर रहा है, ठीक है ना। मुझे बताइए ये एस है, एस फॉर स्टैटिक्स की बात कर रहा है ना, ये 5 नहीं है, इसको ध्यान देना, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार, ये क्या रहा 1 - 0.6 जो कि 0.4 प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में फेल होने की निकाल दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार गणित मैथ्स में फेल होना 1 - 0.5 जो कि रहा 0.5, ठीक है। और प्रश्न में अपना आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है केवल एक विषय में सफल होने की प्रायिकता की बात कर रहा है, और केवल एक विषय में सफल होने का मतलब है, देखिए पी एस पी एम बार, इसका मतलब क्या हुआ सर कि भाई सांख्यिकी में पास हो रहा है लेकिन बार लगाने पर गणित में फेल हो रहा है, या फिर क्या हो, या पी एस बार सांख्यिकी में फेल हो रहा है लेकिन गणित के अंदर वह पास हो रहा है। तो ये आपके रिजल्ट रहा। और जब पी एस के बारे में हम बात करते हैं तो पी एस का मान हो गया 0.6, पी एम बार 0.5 प्लस पी एस बार 0.4 और पी एम का मान हो गया 0.5। इसको हल करने पर 6 पंजा 30 हो रहा है सर, ये आपका 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 4 पंजा 20 हो रहा है, 0.20 जोड़ने पर आपका रिजल्ट क्या रहा 0.50, जो कि 0.5 या 50 के रूप में ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज की इस क्लास के अंदर जो प्रश्न हम लोगों ने सांख्यिकी के और प्रायिकता के डिस्कस किए हैं वो निश्चित रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।